अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हैदर वॉइस चैनल में आप सबको खुश आमदीद। गुजारिश है कि हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए ताकि अगली आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पेश खिदमत है कहानी पुराना कब्रिस्तान का 7वां हिस्सा। होटल नुमा चाय खाने से निकलकर सड़क पर पहुंचे तो नवाब कामरान ने डॉक्टर खालिद से पूछा, क्या बात है डॉक्टर खालिद, तुम इस कदर कमज़ोर क्यों दिखाई दे रहे हो? क्या तुम्हें अपनी खुराक का बिल्कुल ख्याल नहीं रखते? डॉक्टर खालिद ने नवाब कामरान की गिरफ्त से अपना हाथ छुड़ाया। नवाब साहब, आप यहाँ क्यों आए हैं? आपको यहाँ आने की ज़रूरत क्यों पेश आई? नवाब साहब हैरत से उसे देखकर बोले, क्या तुम्हें यहाँ मेरा आना नागवार गुजरा? तुम्हें खुशी नहीं हुई? तुमने खुद ही तो ख़त लिखकर मुझे बुलवाया है और अब मेरे आने पर एतराज़ कर रहे हो। डॉक्टर खालिद ने उनको बड़ी अजीब सी नज़रों से देखा और बोला, मैंने कब ख़त लिखा आपको? अरे भाई, तुमने खुद ही तो ख़त लिखा है। ओह अच्छा, खालिद को कुछ याद आ गया। हाँ, मैंने ही तो ख़त लिखा था वो, मगर मैं तो समझ रहा था कि वो ख़त इस कदर उलझा है कि आपकी समझ में आया ही नहीं होगा। तुम्हारा अंदाज़ा बिल्कुल दुरुस्त है खालिद। नवाब कामरान ने उसकी तरफ गौर से देखा, मगर मैं उस उलझाव का ख़ात्मा करने ही यहाँ आया हूँ। ऐसी ही बेरब्त का बातें करते हुए मकान के करीब पहुँच गए और दाखिल होने से पहले नवाब कामरान ने फिर खालिद को कहा, खालिद एक बात कहूँ? जी। आतिफ़ा तो तुमसे भी ज़्यादा कमज़ोर और बीमार लग रही है। मैं तुम दोनों को देखकर ये अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि तुम 2 साल पहले वाले आतिफ़ा और खालिद हो। नवाब कामरान ने उसकी बात काट दी। तुम दोनों को सख्त लंबे अरसे के लिए आराम की ज़रूरत है। तुम लोग मेरी बात पर गौर क्यों नहीं करते? हाथ बढ़ाकर नवाब कामरान ने घर का दरवाज़ा खोल दिया जो अंदर से लॉक नहीं था। मेरा ख्याल है कि रात के खाने पर मिलकर बैठेंगे, फिर तफसील से गुफ्तगू होगी। तुम दोनों ज़िंदगी से बेजार क्यों हो? खालिद ने जवाब में कुछ कहने के लिए होंठ खोले, लेकिन फिर कुछ सोचकर खामोश हो गया। मैं उनके पीछे पीछे उनके मकान में दाखिल हो गई थी। मकान में रोशनियां कर दी गईं। रोबीना और आतिफ़ा ने मिलकर मकान पर जो मेहनत की थी उसका नतीजा निकल आया। मकान धुला धुलाया और साफ़ सुथरा दिखाई देने लगा। आप कहाँ चले गए थे पापा? रोबीना उनको देखते बोली। मैं परेशान हो गई थी। ये आपके साथ कौन है? क्या खालिद भाई हैं? रोबीना ने फिक्रा दूरा छोड़कर नवाब कामरान के अकब में आने वाले डॉक्टर खालिद को बड़ी मुश्किल से पहचाना। रोबीना ने आगे बढ़कर बड़े गौर से देखा और कहने लगी, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि आप खालिद भाई हैं। फिर चंद रस्मी सी बातें हुई। फिर खाने का वक्त हुआ। खाने के बाद नवाब साहब कहने लगे, भाई तुम दोनों जाकर सो जाओ, मैं खालिद से कुछ बातें करना चाहता हूँ। खालिद ने जेब से सिगरेट का एक पैकेट निकाला और सुलगाया और लंबे लंबे कश लेने लगा। नवाब साहब हैरत से उसे देखने लगे। खालिद तो सिगरेट नहीं पीता था, लेकिन अब ऐसे सिगरेट पी रहा था जैसे उसे कुछ पुरानी आदत हो। अरे भाई खालिद, तुमने सिगरेट कब से पीने शुरू कर दिए? वो हैरानकुन नज़रों से उन्हें देखने लगा। जवाब में खालिद ने सिगरेट के आखिरी 2 कश गहरे लिए, सिगरेट को ऐश ट्रे में बुझाया और कुर्सी की पुश से टेक लगाकर आंखें बंद कर लीं। वो नवाब साहब के सवाल का जवाब तलाश करने दूर निकल गया था। कुछ देर खामोशी छाई रही। फिर नवाब साहब ने पूछा, हाँ भाई खालिद, ये जो पुरस्रार मौतें हो रही हैं, इनका वजह तुमने तलाश करने की कोशिश की? क्या पता चला? ये पुरस्रार वारदातें मौतें क्यों हो रही हैं? तब खालिद ने अचानक आंखें खोली। उसकी आंखों में नाचती वहशत देखकर नवाब साहब परेशान हो गए और मैं भी पास खड़ी चौंक गई। वो मेरी मौजूदगी से बेखबर थे। वो थकी थकी आवाज़ में डॉक्टर खालिद बोला, मैंने बहुत कोशिश की नवाब साहब, मगर उन अमवात की कोई वजह नज़र नहीं आ रही। मैंने चाहा कि मरने वालों का ना सही बल्कि दूसरे लोगों का ब्लड चेक कर सकूं, मगर मुझे पूरी नाकामी हुई। ये लोग इस कदर तोहम परस्त हैं कि मैं बयान नहीं कर सकता। जो लोग मौत का शिकार हो गए, जब उनके आखिरी लम्हों में मैंने उनका ब्लड टेस्ट करना चाहा तो वो ज़िद पर उतर आए। उन्होंने कहा कि वो सुई की चुभन भी नहीं उनको होने देंगे। मैंने उनके आगे बहुत माथा रगड़ा ताकि मुझे मालूम करने दो। पोस्टमार्टम भी नहीं करने दिया। 10-12 लोग अभी तक मर चुके हैं। नवाब कामरान ने सिगार का कश लेकर कहा, तुम्हारी बात अपनी जगह दुरुस्त है साहबजादे। ये तो ना दिल्ली है ना बम्बई, बल्कि एक नवाही बस्ती है, और ऐसी बस्ती जिस पर जाबिर मलिक जैसे कबीस की हुक्मरानी है। खालिद ने नवाब साहब की बात में दखल दिया। नवाब साहब चौंक कर पूछने लगे, ये कौन है जाबिर मलिक? जाबिर मलिक एक दरिंदा है, एक शैतान, जिसको सिवाय अपने माली मफाद और ऐश के किसी चीज़ से गर्ज नहीं। अपनी खुशी के लिए वो सारी बस्ती में सफ़े मातम बिछा सकता है। अपने लालच और फ़ायदे के लिए वो हिंदू, ईसाई, पंडितों और पुजारों, आमलों तक से रिश्ता बनाने में कोई हर्ज नहीं समझता। अभी पिछले दिनों शहर के हनुमान मंदिर का पुजारी उसके पास आया। न जाने दोनों के दरमियान क्या साजिश हुई कि गांव के कब्रिस्तान से 3 लाशें गायब हो गईं। नवाब साहब बुरी तरह चौंक पड़े। क्या
जबकि मैं सुन होकर रह गई। हनुमान मंदिर काली की कुर्बान गाह, मेरा पुतला और नवाब सुलेमान। न जाने क्यों मुझे लगा कि कुदरत ने मुझे यहाँ इसीलिए भेजा कि मैं इन साजिशों से आगाह हो सकूं जो वक्त के ये फ़िरौन मिलकर मेरे और फ़ेरोज़ के ख़िलाफ़ कर रहे हैं। तब मैंने उनकी बातों पर दोबारा ध्यान दिया। खालिद ने सीधे होकर बैठकर दोबारा बात शुरू की। मुझे लगता है कि इन मौतों के पीछे भी जाबिर मलिक और उस पुजारी का हाथ है। मेरी छठी हिस्स बार बार मुझे जाबिर मलिक तरफ से मशकूक करती है, मगर मेरे पास उनके खिलाफ कोई सबूत नहीं, कोई माकूल वजह नहीं कि मैं स्टो में लग जाऊं। और ये कोई कम वजह नहीं उसे मशकूक समझने के लिए। खालिद नवाब कामरान पर ख्याल लहजे में बोले, तुमने अपने तौर पर उसके बारे में ज़रा भी तहकीक नहीं की? सिवाय चंद मामूली बातों के मैं कुछ जान नहीं पाया। खालिद ने साफ गोई से काम लिया। जाहिर है कोई ऐसी अहम मालूमात नहीं होंगी, वरना तुम कोई कदम उठा चुके होते। मेरा ख्याल है अब हमें चलना चाहिए, काफ़ी रात हो गई, सोना चाहिए। नवाब साहब, खालिद ने उनको बड़ी अजीब सी नज़रों से दे, क्या आप वाकई सोना चाहते हैं? हाँ यार, कुछ कह सकते हो, बस मैं आराम करना चाहता हूँ। मुझे ये फ़ैसला करने में कोई आर नहीं कि मुझे एक लाश पोस्टमार्टम के लिए ज़रूर हासिल करनी चाहिए, डॉक्टर खालिद ने कहा। जमशेद के भाई अकरम की लाश के बारे में क्या ख्याल है नवाब साहब? वो आज ही दफनाया गया है, खालिद ने कहा। बेहद मुनासिब ख्याल है। एक तो लाश भी ताज़ा है, दूसरा अब हम ज़्यादा इंतज़ार करेंगे तो वक्त ज़ाया होगा। ये काम जल्द अज जल्द होना चाहिए। आज 14वीं की रात है, खालिद ने दबे दबे जोश से कहा। इससे अच्छा वक्त हमें फिर न मिल सके। अगर मुनासिब समझें तो आज रात ही ये लाश हासिल कर ली जाए। इसमें कोई मज़ायका तो नहीं है ना? हरगिज़ नहीं, नवाब कामरान ने उसकी तस्दीक की। तुम्हारी बातों में खासा वज़न है। क्या मैं तैयार हूँ? क्या तुम खुद को इस काम के लिए तैयार समझते हो? क्यों नहीं, बहुत खूब। अब देखना यह है कि इस पोस्टमार्टम से क्या चीज़ नई सामने आती है। ठीक है, तो क्यों ना नींद थोड़ी सी कर ली जाए। रात के आखिरी पहर हम कब्रिस्तान चलेंगे। बिल्कुल सही। दोनों ने इत्तेफाक किया और अपने अपने कमरों में सो गए। रोबीना और आतिफा बातें कर रही थी। रोबीना ने उसको दिन के वक्त पेश आने वाला सारा वाक़या बताया कि किस तरह वो घुड़सवार उनके साथ चल रहे थे और फिर उनके साथ होने वाली बदतमीज़ी। आतिफा ने लापरवाही से कहा, वो यकीनन जाबिर मलिक के पालतू कुत्ते होंगे। रोबीना ने पूछा, कौन जाबिर मलिक? इस बस्ती का मालिक, जागीरदार। वो एक पुरकशिश नौजवान और वजी आदमी है। दौलत उसके घर की लौंडी है और अभी तक उसने शादी नहीं की, इसलिए कि यहाँ दीगर औरतें उस पर मरती हैं। अरे आतिफा, तुम अपनी कहो, तुम्हारा क्या हाल है? डॉक्टर खालिद तो तुम पर ही मरता है ना? और अचानक आतिफा का चेहरा उतर गया। रोबीना को महसूस हुआ जैसे उसके मुंह से कोई गैर मुनासिब बात निकल गई। उसके जहन में एक अजीब छनाका हुआ। कहीं जाबिर मलिक आतिफा के ख्यालों में तो रास्ता नहीं बना चुका? ऐसा तो नहीं कि जाबिर मलिक और आतिफा के दरमियान कोई ताल्लुक़ है जो डॉक्टर खालिद के लिए दीमक बन गया है? वो इस बात पर सोचने लगी। उसने जो कहा था कि इस बस्ती की दीगर औरतें जाबिर मलिक पर मरती हैं, तो आखिर को आतिफा भी तो एक औरत थी। कहीं उसका दिल तो जाबिर मलिक पर नहीं आ गया, या जाबिर मलिक तो उस पर फरिफ्ता नहीं हो गया? उसकी सोच के दायरे वसी होने लगे। रोबीना को यकीन सा हो गया कि खालिद जाबिर मलिक को हरगिज़ पसंद नहीं करता होगा, जबकि आतिफा के लहजे में उसने कोई नफरत या नापसंदीदगी महसूस नहीं की। अगर ऐसा है तो आतिफा और डॉक्टर खालिद की परेशानी की वजह समझ आती है, लेकिन इसका आसान हल तो ये था कि आतिफा डॉक्टर खालिद को छोड़कर जाबिर मलिक के दामन में जा सिमटती। मगर इसमें कोई ना कोई वजह तो ज़रूर होगी। शायद जाबिर मलिक आतिफा को शादीशुदा ख्याल करके उससे वक्ती तौर पर फ़ायदा उठाना चाहता हो। वो शायद जाबिर मलिक को शादी पर आमादा करना चाहती हो। अजीब अजीब सी बातें उसके जहन में आने लगीं। रात गुजरती जा रही थी और रोबीना अपने बिस्तर में लेटी सोचों के अंधे कुएं में गिरती चली जा रही थी। उसे अब तक अंदाज़ा नहीं हो सका था कि आतिफा इतनी बदसलीका क्यों हो गई। उसे ना अपना ख्याल था ना अपने घर का। वो उसको शब बखैर कहकर दूसरे बिस्तर में आकर घुस गई। उसने अच्छी तरह लिहाफ अपने इर्द गिर्द लपेट लिया और सोने की कोशिश करने लगी। मैं भी उसके साथ उसी के कमरे में चली आई। कितनी देर गुजर गई, उसे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोच रही थी कि एक नज़र फ़ेरोज़ को देखा, उसे दिलासा दे आऊँ, उसे प्यार करूँ, ऐसा ना हो मेरे बगैर घबरा जाए। उसी वक़्त रोबीना ने धीरे से लिफाफ सिरकाया और बिस्तर से बाहर निकल आई। मैंने उसे गौर से देखा, उसे शायद नींद नहीं आ रही थी। रोबीना ने नाइट नायलॉन पहना और खिड़की के पास चली आई। बाहर दूर तक सन्नाटा और वीरानी का राज था। हर तरफ खामोशी का पहरा था। अचानक वो चौंक कड़ी। मैंने उसे हैरत ज़दा देखा तो उसके करीब आ गई। खिड़की के शीशों से बाहर का मंजर बड़ा अजीब था। मैंने भी हैरान हैरान नज़रों से देखा। एक साया जो दबे पाँव मकान से निकलकर बाहर जा रहा था। मैंने साफ पहचान लिया, वो आतिफा थी। रोबीना ने उसे आवाज़ दी, आतिफा।
फिर खिड़की के शीशों को खटखटाकर उसे अपनी जानिब मुतवज्जो करने की कोशिश की, मगर आतिफा सबसे बेखबर किसी आवाज़ पर तवज्जो दिए बगैर आगे जा रही थी। रोबीना ने घबरा कर रुख फेरा, चंद लम्हों के लिए सोचा, फिर खिड़की से बाहर देखा। आतिफा काफ़ी दूर जा चुकी थी। उसने मज़ीद वक्त ज़ाया नहीं किया, जल्दी से चप्पल पहने और नीचे आ गई। डॉक्टर खालिद और कामरान सो रहे थे। उसने एक पल को उनको देखा और फिर कमरे के आगे रुककर कुछ सोचा। उनको जगाने का इरादा मुलतवी कर दिया और मकान का पिछला दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल आई। उसने अकेले ही आतिफा का पीछा करने का फ़ैसला कर लिया। बाहर आकर उसने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाई, लेकिन आतिफा का दूर तक कुछ पता नहीं था। उसने अंदाजे से उस तरफ दौड़ लगा दी जिस तरफ उसने आतिफा को जाते देखा था। एक बड़ी खुली गली थी जिसके मोड़ पर आतिफा ओझल हो गई थी। रोबीना ने सड़क पार की और गली में दाखिल हो गई। इस खुली गली के मकान यूं सर झुकाए खामोश खड़े थे जैसे रोबीना को आतिफा का पता बताने से साफ इनकारी हों। वो इर्द गिर्द के इन तारीक मकानों को देखती हुई आके गली के इख्तिताम पर रुक गई। गली से बाहर कदम रखा तो उसे आतिफा नजर आई। वो तेज़ तेज़ कदम उठाती सामने मैदान की तरफ जा रही थी जो ऊंची नीची झाड़ियों से अटा पड़ा था। रोबीना ने उसे नज़रों में रख लिया और बड़ी एहतियात से उसका पीछा करने लगी। वो नहीं चाहती थी कि आतिफा फिर उसकी निगाहों से गायब हो जाए, इसलिए उसने दरमियानी फासला मुनासिब रखा। मैं हवा के दोष पर रोबीना के साथ साथ उड़ती चली जा रही थी। कुछ दूर आगे मैदान के तकरीबन वस्त में पहुंचकर आतिफा एक पल को रुकी। उसने इधर उधर देखा, कुछ सोचा, फिर तेज़ी से मैदान में बाएं हाथ दरख्तों के एक झुंड में लपक कर घुस गई और गायब हो गई। रोबीना हैरान परेशान इस वीराने में घबराई खड़ी थी। इर्द गिर्द सामने खेत थे, झाड़ियाँ थी, दरख्तों के झुंड थे। बड़ा अजीब वहशतनाक माहौल था। वो इस वीराने में अकेली खड़ी थी। मैं चाहती तो आतिफा का पीछा कर सकती थी, मगर मैं रोबीना को अकेला नहीं छोड़ना चाहती थी। वो मासूम लड़की थी और मैं आवाज़ भी नहीं निकाल सकती थी। अगर मैं कुछ बोलती तो वो शायद खौफ से बेहोश हो जाती। मैंने कोई भी ऐसा कदम उठाने से गुरेज किया जिससे वो खौफजदा हो जाए। मैं उससे चंद कदम दूर खड़ी रही। मैं चाहती तो आतिफा का पीछा करके उसका पता लगा सकती थी। उसी वक्त रोबीना ने हौसला जमा किया और दिल में खुदा को याद करके आगे बढ़ गई। उसने आतिफा को ढूंढने का इरादा कर लिया। दरख्तों के झुंड में पहुंच गई और यहाँ उससे सबसे बड़ी गलती हो गई। उसने दोनों हाथों के आगे भोंपू बनाकर जोर से आवाज़ दी, आतिफा। उसकी आवाज़ इस वहशतनाक माहौल में इतनी गूंजी कि शाखों पर बैठे हुए उल्लू भी अपनी मनूस आवाज़ में रोबीना को जवाब देने लगे। अब सोचने का वक्त निकल चुका था। अगले ही लम्हे दरख्तों के झुंड से एक साया निकला। चांद की रोशनी में रोबीना ने देखा वो जमशेद था। शराब के नशे में धुत लुढ़खड़ाता उसने रोबीना को देखा, बाजू फैलाए और उसे अपनी गिरफ्त में लेने के लिए आगे बढ़ा। रोबीना बदहवास हो गई। वो पलटी। उसने मैदान से बाहर निकलने के लिए दौड़ लगा दी। उस पर एक ही धुन सवार थी कि वो जल्दी से मैदान से निकलकर बस्ती में दाखिल हो जाए। रोबीना जान तोड़ कर भाग रही थी, मगर वो रास्ता भूल गई। गलत सिमत में दौड़ते वो कहीं दूर निकल गई। मैदान से जो रास्ता बस्ती में जाने के लिए था वो न जाने कहाँ रह गया। तब उसे रुकना पड़ा। सामने से 3 घोड़े सवार उसकी जानिब मौत के हरकारों की तरह बढ़ते चले आ रहे थे। जुल्म और बर्बरियत का खेल शुरू होने वाला था। उसे शिकारी कुत्तों ने चारों तरफ से घेर लिया और उसकी बचाव की राहें मसदूद हो गईं। उस वक़्त मैंने फ़ैसला कर लिया कि इतनी आसानी से वो नहीं होने दूंगी जिसके लिए ये दरिंदे बेकल हो रहे हैं। रोबीना ने मौका पाया और एक तरफ को भागी। उन तीनों में से एक घुड़सवार तेज़ी से आ निकला। वो पलटकर दूसरी सिमत लपकी तो वहाँ पहले से घुड़सवार था। तभी बेबस रोबीना ने उनको गोचा दिया और दरख्तों के झुंड में घुसती चली गई। उन्होंने चाबक लहराए और तीनों घोड़े उसके पीछे डाल दिए। उस वक़्त मैंने सबसे पिछले घुड़सवार के कान में सरगोशी की, क्या कर रहे हो, रुक जाओ। वो तेज़ी से एक तरफ इधर उधर देखने लगा और घबरा गया और दौड़ते हुए घोड़े से नीचे गिर गया। घोड़े ने उसे नीचे गिराया और रुके बगैर भागता चला गया। वो खौफजदा नज़रों से इधर उधर देखते हुए उठा, गिरा और फिर उठा। तब मैंने उसके कान में सरगोशी की, भाग जाओ वरना खून पी जाऊंगी। एक चीख उसके लबों से निकली और वह मैदान की दूसरी सिमत भाग निकला। उसने कुछ ऐसी तेज़ी से दौड़ लगाई कि चंद ही लम्हों में गायब हो गया। मैंने आगे का रुख किया। बाकी के 2 घुड़सवार अब भी रोबीना के पीछे थे। वो बेचारी खौफजदा लोमड़ी की तरह इधर उधर अंधाधुंध भाग रही थी। फरार का हर रास्ता बंद था। दोनों शिकारी उसे दबोच लेने के लिए बेकरार थे और ये सब कुछ ऐसा भयानक ख्वाब था कि जिसकी ताबीर का सिर्फ कुदरत से मशरूत होना ही अच्छा था। दोनों घुड़सवारों का आपस का फासला 4-5 गज से ज़्यादा न था।
मैंने पिछले घुड़सवार के कान के पास जोर से आवाज़ निकाली, वो चीख पड़ा। दूसरी आवाज़ ने उसके घोड़े के कान में फूंकी, घोड़ा जोर से हनहनाकर बिदक गया। अगली टांगें उठाकर उसने सवार को ज़मीन पर गिराया। दूसरी बार मैंने घोड़े के कान में लंबी सी खौफनाक आवाज़ भर दी। वो दायरे में घूमा और अपने ही सवार को ज़मीन पर गिरा पड़ा था रोंता चला गया और उसे उस वक़्त तक कुचलता रहा जब तक वो बेहोश ना हो गया, शायद मर ही गया हो। इस तरफ मैं ये कर रही थी और दूसरी तरफ रुबीना बेचारी का बुरा हाल था। उसका बस न चलता कि वो खुद को खंजर मारकर मौत के हवाले कर देती। मैं दूसरे घुड़सवार से फारिग होकर रुबीना की तरफ मुतवज्जो हुई कि तीसरा और आखिरी घुड़सवार चीखता, खुशी से किलकारियां मारता रुबीना पर झपट पड़ा। वो उसके करीब आया, एक हाथ से घोड़े की लगाम संभाली, दूसरा हाथ रुबीना की कमर में डाला और उसे खींचकर घोड़े पर डाल लिया। दूसरे ही लम्हे घोड़ा हवा हो गया। मैं उसके साथ साथ महवे परवाज़ थी। अब मेरा कोई कदम रुबीना की ज़िंदगी के लिए ख़तरनाक हो सकता था, इसलिए मैं उसके रुकने का इंतज़ार करने लगी। रुबीना का सर ज़मीन की तरफ झुका था, वो आधी इधर और आधी घोड़े पर थी। घोड़ा हवा के दोष पर उड़ रहा था। काफ़ी देर बाद एक पुरानी सी हवेली के सामने एक घुड़सवार रुक गया। वो नीचे उतरा, रुबीना की कलाई थामी और बकरी की तरह उसे घसीटा दरवाजे से अंदर ले गया। बाहर से ये बेहद टूटी फूटी और पुरानी हवेली थी, लेकिन अंदर से शानदार हालत में थी। जगह जगह लाइट्स लगी थी। रुबीना बेहद खौफजदा सी। उसे ये एहसास ही बेजान कर देने के काफ़ी था कि ये लोग उसे किस मकसद के लिए ले जा रहे थे। वो वहशत भरी नज़रों से चारों तरफ देख रही थी। उसे अगवा करके लाने वाले ने उसे घुमाकर धक्का दिया और फर्श पर गिरा दिया। वो सहमी नज़रों से घूरने लगी। अगवा करने वाले एक तरफ बैठे ताश खेलते हुए अफराद को मुखातिब किया। अरे माधो, क्या ख्याल है इसके बारे में? उसका इशारा रुबीना की तरफ था। अरे शौकी, शानदार, तू इसे कहाँ से उठा लाया? माधो ने सिगरेट का धुआं उगलते हुए रुबीना को देखा। बस ले आया, तुम शराब निकालो। रुबीना सहम कर दीवार के साथ बिदक गई। वो चारों अंजाम ढूंढने लगे। शमा को मुसलसल ज़बा करने वाली निगाहों से घूर रहे थे और वो बार बार होंठ बेंच कर जैसे उसकी बोटियां ही नोच डालेंगे। चलो भाई, अपनी अपनी बारी का पत्ता निकालो। कुछ देर वो खेलते रहे, फिर शौकी उठा और उसकी तरफ बढ़ा। रुबीना ने झिल्लाकर कहा, मेरी तरफ मत आना। अरे खामोश रहो लड़की, वरना मेरा चाबक खाल उधेड़ने से पहले नाम नहीं पूछा करता। उसकी सर्द आवाज़ ने रुबीना की रगों में लहू जमा दिया। मैं बेताब हो गई। अचानक मुझे यूँ लगा जैसे फ़ेरोज़ किसी ख़तरे में है। मैं दो तरफ से फंस गई। यहाँ रुकना रुबीना की ज़िंदगी के लिए ज़रूरी था और वहाँ जाना फ़ेरोज़ और अपनी बका के लिए। मैंने एक फ़ैसला किया और दूसरे लम्हे में फ़ेरोज़ के पास थी। फ़ेरोज़ वाकई ख़तरे में था। मैं हैरान रह गई। नवाब सुलेमान ने कब्र के बाहर पैरों की तरफ एक पुतला गाड़ दिया जिसकी शक्ल हूबहू मुझसे मिलती थी। उस पुतले के सर पर एक जिंदा सांप जो मुश्किल 5 इंच का था, कुंडली मारे बैठा था। मैंने कब्र में पड़े अपने लाश के सीने से तावीज़ उठाया और उसका रुख अपने पुतले की तरफ कर दिया। तावीज़ में से लपक कर सुर्ख शुआएं निकली, पुतले से टकराई। एक रोशनी का झमाका हुआ, पुतला तो गायब हो गया। सांप लोट पोट कर मेरे दामन में आ गिरा। मैंने तावीज़ वापस उसकी जगह पर रखा। फ़ेरोज़ को प्यार किया। उसने मुस्कुरा कर मेरी आंखों में देखा और आंखें मोड़ ली। मैंने उसे अल्लाह के सुपुर्द किया और सांप को दामन में गिरा देकर वापस शादाब नगर की उस मनूस हवेली में पहुंच गई, जहां वो चारों शराब पी रहे थे और रुबीना सहमी दीवार से खड़ी थी। एक ख्याल दिल में आया। मैंने माधो के दिमाग पर कब्जा किया और उसे उठाकर दूसरे कमरे में ले आई। वो इस वक्त मेरे ज़ेरे असर था। मेरी हिदायत के मुताबिक उसने शराब की नई बोतल खोली, उसमें बेहोशी की दवाई मिलाई और बोतल लेकर बाहर आ गया। पहली बोतल उठाकर उसने नई बोतल दरमियान में रख दी। ये पियो। वो नशे में बहक रहा था। खालिस और ताज़ा है, आज ही मलक साहब ने मंगवाई है। शौकी ने बोतल झपट ली। चारों उस पर टूट पड़े। 10 मिनट बाद वो चारों बेहोश पड़े थे। शराब में मिलाई गई बेहोशी की दवा बेहद असरज़दा थी। अब कई घंटों तक रुबीना उनसे महफूज थी। मैंने चाहा इसे भी अपने शहर में गिरफ्तार करके यहाँ से ले जाऊँ, मगर वो तो खौफ के मारे बेहोश हो चुकी थी। मैंने हर तरह उसका जायज़ा लिया, लेकिन बेसूद। वो नींद की हालत में होती तो मैं कुछ तदबीर करके उसे जगा लेती, मगर ये बेहोशी दूर करना मेरे बस में नहीं था। मैंने आखिरी बार उसका जायज़ा लिया और हवेली से निकल आई। मैं चाहती थी कि डॉक्टर खालिद और नवाब कामरान को किसी तरह इस वाक़े से बाखबर कर दूं ताकि वो यहाँ आकर रुबीना को ले जाएं, मगर वो दोनों मुझे मकान में नहीं मिले, बल्कि कब्रिस्तान में मिले। रात आखिरी मंजिल में थी। डॉक्टर खालिद और नवाब कामरान कब्रिस्तान में दाखिल हो गए। तारीकी और सन्नाटे में कब्रिस्तान का माहौल दहशतनाक लग रहा था। दोनों के सीनों में उथल पथल हो रही थी। दोनों दबे कदमों आगे बढ़ रहे थे। नवाब कामरान के हाथ में टार्च थी जिसकी बारीक रोशनी की धार उनको रास्ता दिखा रही थी।
चांद बादलों की ओट से निकला तो उन्होंने टार्च बुझा दी। इतनी देर में वो जमशेद के भाई अकरम की कब्र पर पड़े हुए फूल इधर उधर फेंक कर अपने काम में लग गए। डॉक्टर खालिद ने कब्र को खोदना शुरू कर दिया। नवाब कमरान इधर उधर का ध्यान रखे हुए थे कि कोई इधर तो नहीं आ रहा। मैं खामोशी से उनके काम का जायज़ा लेने लगी, ताहम फिल वक्त किसी भी मुदाखलत का इम्कान नज़र नहीं आ रहा था। कब्र चूँकि ताज़ा थी इसलिए जल्दी ही उन्होंने मिट्टी हटा ली और सिलें उखाड़ दी। डॉक्टर खालिद और नवाब कामरान को किसी गैर मुतवक्को सूरत हाल का खौफ नहीं था, फिर भी खौफ की तजस्सुस की एक सर्द लहर उनकी रीढ़ की हड्डियों में थी। आखिरी सिल उखाड़ कर एक तरफ रखने के बाद तारीक घड़े में नज़रें दौड़ाते हुए डॉक्टर खालिद ने नवाब कामरान की तरफ हाथ बढ़ाया। नवाब कामरान ने खामोशी से पेंसिल टार्च उसकी तरफ बढ़ा दी। उसने दिल को खूब मजबूत किया, आसमान की तरफ देखा और टार्च का बटन दबाकर उसका रुख कब्र के गड़े की तरफ कर दिया। दूसरे ही लम्हे उसके हलक से एक डरी और सहमी हुई आवाज़ निकली। वो उछला और तड़प कर एक तरफ हो गया। क्या हुआ? डॉक्टर कामरान ने जल्दी से आगे बढ़कर ज़मीन पर पड़ी टार्च उठा ली। खालिद एक तरफ खड़ा लर्ज रहा था। नवाब ने डरते डरते कब्र में रोशनी फेंकी और उनकी हालत भी डॉक्टर से मुख्तलिफ नहीं थी। कब्र खाली थी। अकरम की लाश का कुछ अता पता नहीं था। उन दोनों के हाथ पैर सर्द पड़ गए। मैं भी हैरान कुन निगाहों से कब्र के खाली पेट को घूर रही थी। मुझे समझ में नहीं आया कि लाश गई कहाँ, जबकि इससे पहले कब्र को खोला भी नहीं गया। खालिद, कब्र को बराबर कर दो, जल्दी करो। नवाब कामरान ने खुद तेज़ी से कब्र की सिलें उसकी जगह पर रखनी शुरू कर दी। मशीनी अंदाज में खालिद हरकत में आया और कुदाल से मिट्टी डालने लगा। कम अज़ कम वक्त में उन्होंने मिट्टी बराबर की और कब्रिस्तान से निकल आए। उनके कदम तेज़ी से घर की तरफ उठ रहे थे, जबकि मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि उनको हवेली की तरफ ले जाने के लिए क्या करूं। जब मेरी कुछ समझ में नहीं आया कि मैं क्या करूं तो मैं उनको छोड़कर अकेले हवेली की तरफ बढ़ गई। दूसरे ही लम्हे मैं हवेली में मौजूद थी और मैं वक्त पर पहुंची। शोकी को होश आ चुका था और वो धीरे धीरे रुबीना की तरफ बढ़ रहा था। उसके अंदाजे से खूब जाहिर था कि वो उससे कोई रियायत नहीं करेगा। फिर इससे पहले कि शोकी का हाथ उसकी गर्दन तक पहुंचता, हाल में एक कुंजीली आवाज़ ने ऊधम मचा दिया, इसे मत छू हरामजादे। शोकी कांप कर यूं साकित हो गया जैसे ये आवाज़ नहीं रिवाल्वर की गोली है जिसने उसके दिल में सुराख करके उसे मुर्दा कर दिया हो। उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसकी आंखों से निकलती हवस बुझ गई। दरवाजे के पास अंदर की तरफ एक बेहद नफीस आदमी खड़ा था। जवानी और सेहत का मुरक्का, वो बेहद शानदार था। शराब नोशी ने उसके आंखों के गिर्द हल्के ज़रूर डाले थे, लेकिन उस आदमी की निगाहों में भी सिर्फ हवस थी। वो आहिस्ता आगे बढ़ा और शोकी दुम दबाकर एक तरफ हो गया। रोबीना धीरे धीरे हिम्मत करके उठ खड़ी हुई। नवारद उसके करीब आ गया, फिर एकदम ही उसका हाथ घूमा। तड़ाक की ज़ोरदार आवाज़ दीवार को झंझनाती चली गई। शोकी ज़ोर से कराहता हुआ फर्श पर उलट गया। उसके मुंह से खून बह निकला। ज़रब इस कदर शदीद थी कि वो लुढ़खड़ा कर रह गया। उसके संभलते ही पहले अजनबी ने उसे घोंसों और लातों पर रख लिया। मिनटों में उसने शोकी को उधेड़ कर रख दिया। शोकी मार खाता रहा, चीखता रहा। उसकी आवाज़ से बाकी 3 अफराद होश में आ गए और उसकी ठुकाई देखकर उनका सारा नशा हिरन हो गया और वो कोनों खदरों में दुबक गए। दफ़ा हो जाओ उल्लू के पट्ठों, मेरी नज़रों से दूर हो जाओ। अजनबी धाड़ता हुआ उन सब पर टूट पड़ा। वो उसकी गालियाँ और लातें घोंसे खाकर गिरते पड़े निकल भागे। उनके जाने के बाद वो अजनबी पलटा और रुबीना को अपनी तरफ कीना तोड़ निगाहों से देखते पाकर खुजल हो गया। वो उसके करीब आया और बड़ी नरम लहजे में बोला, मिस रुबीना, मुझे बहुत अफसोस है कि आपको इस परेशानी से दो चार होना पड़ा। मैं अपने आदमियों की इस हरकत के लिए आपसे माफ़ी चाहता हूँ। जवाब में रुबीना उसे हैरत से घूरती रही। उसके खौफ में कुछ कमी आ गई, मगर हैरत के इजहार ने उसे और भी खूबसूरत बना दिया। मैं जानता हूँ कि उनका ये इकदाम नाकाबिले माफ़ी है। मैं ताहम आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मेरी खातिर इनको माफ़ कर दीजिए। ये मेरी लाइल्मी में हुआ। तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? रुबीना ने हैरत से पूछा। अच्छा, तो ये आपके लिए हैरानी की बात है। वो धीरे से हंसा। मिस रुबीना, ये एक छोटी सी बस्ती है। मुझे आप और आपके वालिद की आमद की खबर मिल चुकी थी। फिर आप जैसी नाजुक और खूबसूरत खातून के नाम से बेखबर रहने वाले बदनसीब ही होंगे। वो ज़रा सा झुका और बड़े एहतराम से कहा, मेरा नाम जाबिर मलिक है। ओह अच्छा, रुबीना दिल ही दिल में सोचा, तो ये है वो जाबिर मलिक के जिसका नाम आते ही आतफा के चेहरे पर खुशी आ गई थी। फिर वो चौंक पड़ी। आप क्या सोचने लगी मिस रुबीना? जाबिर मलिक कह रहा था। मलिक साहब, क्या आप मुझे मेरे घर पहुंचा देंगे? उसने धड़कते दिल से कहा। मेरा ख्याल है, मलिक ने एयार लहजे में कहा, अभी तक आपका दिल मेरी तरफ से साफ नहीं। रुबीना ने एक नज़र उसकी तरफ देखा। ये तो अच्छी बात नहीं मिस रुबीना, उसने दोबारा कहा, क्या आपने अभी तक मुझे दिल से माफ़ नहीं किया?
शायद मैं कुछ कह नहीं सकती, आप मुझे मेरे घर पहुंचा देंगे या मुझे अकेले और पैदल जाना होगा। वो आपसे तुम पर उतर आई। क्या मैं वाकई आपकी माफ़ी के काबिल नहीं मिस रोबीना? मलक का लहजा धीमा और दुख भरा था। रोबीना ने उसे गौर से देखा। वो बज़ाहिर मासूम और पुरखलूस दिखाई दे रहा था, खुद को शाइस्ता और मुहज़्ज़ब ज़ाहिर करने की कोशिश कर रहा था, मगर न जाने क्यों रोबीना को उसकी बातें और उसका लहजा खंजर की तरह लग रहा था। उसे मलक की किसी बात पर एतबार नहीं आया। उसे हर बात मक्काराना और चाल लग रही थी। मेरी गाड़ी आपके लिए तैयार खड़ी है मिस रोबीना। जवाब में अचानक मलक ने मुस्बत रवैये का इजहार करके रोबीना को उलझन में डाल दिया। मैं इस वक्त ज़रूरी काम में उलझा हूँ, आपको अकेले जाना पड़ेगा, मगर पैदल नहीं। मेरा ड्राइवर आपको छोड़ देगा। मैं उसे खुसूसी हिदायत दूंगा कि आपको बाहिफाजत घर पहुँचा दे। जी शुक्रिया, आप तकलीफ़ ना करें, मुझे इस एहसान की ज़रूरत नहीं। रोबीना के लहजे में एकदम से अजनबियत आ गई। मैं अकेली और पैदल जाने को ज़्यादा पसंद करूँगी। वो ज़रा सा रुख बदल कर तेज़ी से आगे बढ़ी ताकि दरवाजे से बाहर निकल सके। सुनिए मिस रोबीना, जाबिर मलिक उसके पीछे लपका। वो ना रुकी तो वो हवेली के दरवाजे से बाहर निकल आया। इस पुरसुकून और खामोश रात में अकेली मत जाइए, मेरी बात मान लीजिए, मेरा ड्राइवर आपको छोड़ आएगा। जी नहीं, आपका शुक्रिया, रोबीना ने सख्त लहजे में कहा। मैं अकेली चली जाऊंगी, मुझे आपका एहसान नहीं लेना। अगर इस वक्त मैं आपकी एहसान महन हो गई तो कल सुबह सबसे पहले पुलिस चौकी में इतला ना दे सकूंगी कि कल रात मेरे साथ कहाँ और क्या होते होते रह गया। नहीं मिस रोबीना, मलक उसके सामने आ गया। ऐसा ना कीजिएगा, मैं आपकी मिन्नत करता हूँ। अरे इससे आप जैसे बारसूख आदमी को क्या फ़र्क पड़ेगा? रोबीना के लहजे में तंज था। मिस रोबीना, ज़्यादा सफ़ेद कपड़े को ही दाग से बचाना पड़ता है। आपको शायद इल्म नहीं कि मैं इस बस्ती का बेताज बादशाह हूँ। मेरी साख खराब होगी आपकी इस हरकत से। मैं नहीं चाहता कि मुझे किसी स्कैंडल का सामना करना पड़े। अच्छा, रोबीना की हिम्मत ओद कर आई। और आपका अपने इन पालतू कुत्तों के बारे में क्या ख्याल है जो हर लड़की पर भौंकना अपना फ़र्ज समझते हैं? आप इनका मामला मुझ पर छोड़ दीजिए, मलक साहब ने कहा। मैं इनका वो हशर करूँगा, ऐसी इबरतनाक सज़ा दूंगा कि आइंदा ये काम नहीं करेंगे। इनको सज़ा ज़रूर मिलेगी, मेरा आपसे वादा है। रुबीना चंद लम्हे उसे देखती रही, फिर उसके लहजे में नरमी आ गई। ठीक है, मैं आपकी बात पर यकीन करती हूँ, मगर वादा मत भूलिएगा, वरना सिर्फ वक्त बदलना पड़ेगा। वाक़या भी दोहराया जा सकता है पुलिस चौकी में। नहीं नहीं, वो अपने अल्फाज में छुपी धमकी से मरबूब हो गया। आपने मुझ पर वो जो एतमाद किया है वो मजरूर नहीं होगा। बस आप जाते हुए एक बात का ख्याल रखिए। रोबीना ने पूछा, क्या? आप बराह करम पुराने मंदिर की तरफ से मत जाइएगा। उधर का रास्ता दलदल है, खुश्क दलदल, किसी भी वक्त ज़मीन में धंसना शुरू कर देती है। कहीं आप किसी हादसे का शिकार न हो जाएं। जी शुक्रिया, मैं इस बात का ख्याल रखूंगी। वो हवेली से हटकर मैदानी इलाके की तरफ आई और तेज़ी से चल पड़ी। रात का आखिरी पहर शुरू हो चुका था और घर तक फासला काफ़ी था। एक लम्हे को उसे ख्याल आया कि उसे मलिक साहब की पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए, मगर फिर सर झटक कर आगे बढ़ गई। मैं खुद रोबीना को पुराने मंदिर की तरफ जाने से रोकना चाहती थी, मगर न जाने क्या हुआ कि मैं खामोशी के साथ उसके साथ महवे परवाज हो गई। रोबीना ने दिल मजबूत किया और चांद की रोशनी में सड़क पर तेज तेज कदमों से चलती रही। हर तरफ सन्नाटा छाया हुआ था, उसका सारा बदन लरज रहा था। फिर चलते चलते उसने चांदनी में नहाए खड़े पुराने मंदिर की वसी और अवीज़ टूटी फूटी इमारत देखी। मंदिर के साथ छोटे छोटे मकान भी बने थे जो किसी ज़माने में पुजारियों की क़यामगाह हुआ करते थे। मंदिर का घंटा दूर से दिखाई दे रहा था। अचानक हवा चली और घंटा मुतहर्रिक हो गया और टन टन की आवाज़ होने लगी। इस आवाज़ ने रोबीना को ऐसा डराया कि वो रुक गई। सामने वाला मंजर नज़र का फरेब है, मगर जब उसने आंखें मल कर देखा तो हर चीज़ हकीकत की तरह उसके सामने खड़ी थी। पुराने मंदिर की तरफ से मत जाइएगा, ये आवाज़ उसके कानों में गूंजी। इमारत, बल्कि छोटी बड़ी सब इमारतों की हालत ख़राब और खस्ता थी। सन्नाटे ने मौत से आंख में चोली शुरू कर दी। रोबीना मंदिर के सामने जाकर रुक गई। चंद लम्हे जायज़ा लेते रही। झिझक ख़त्म होने में चंद मिनट लग गए। एकदम चौंकी और तेज़ी से चलती हुई एक बड़े से पत्थर की ओट में चली गई। मैंने भी उसकी निगाहों का पीछा किया। देखा कि कुछ फासले पर दो साए हरकत कर रहे थे। रोबीना ने अपनी हैरत को दूर करने के लिए आंखें मली, मगर यह हकीकत थी कि वहाँ दो इंसानी साए थे। फिर जब वो बादल की ओट से बाहर आया तो रोबीना ने एक दिलदोज मंजर देखा और मुश्किल से अपनी चीख को रोका। उनको तो किसी ऐसे लम्हे की तलाश थी जब कोई खौफ के मारे उनके सामने चीख पड़े और उसको वो दबोच लें। वो नादीदा वजूद थे। रबीना को महसूस हुआ जैसे ज़मीन एकदम या तो उसके पांव तले सिरक गई हो और वह पाताल में गिरती चली जा रही हो, या मलक के कहने के मुताबिक अचानक वो खुश्क दलदल हरकत में आ गई हो। उसकी हड्डियों में एक सर्द लहर दौड़ने लगी।
वो जिधर से आई थी उधर ही को दौड़ पड़ी। उस वक़्त यूं महसूस हुआ जैसे इस बेरूह सन्नाटे में किसी की ज़ोरदार सिसकी तड़पी हो। वो दौड़ते दौड़ते रुक गई, पर बेख्तियार उसने पलट कर देखा। मंदिर का घंटा भी साकत हो चुका था। हवा ने भी दम साध लिया। अब वो दोनों साए खासे वाजे हो चुके थे। रोबीना का दिल उछलकर हलक में आ गया। उसके पांव वजनी जैसे बेजान हो गए। उसने हरकत करना चाही मगर बेसूद। उसका सारा जिस्म मफलूज हो गया। अब वो दोनों साए बिल्कुल साफ दिखाई दे रहे थे, मगर क्या वो इंसानी साए थे? मैंने गौर से देखा और हैरान रह गई। वो दो मुर्दे थे। कफन अभी तक उनके जिस्मों के गिर्द लिपटे थे। रोबीना आंखें फाड़े उनको देखे जा रही थी। दोनों मुर्दों की गर्दनें कफन से बाहर थीं। उनके खुश्क और बेरूह बाल सर्द हवा में लहरा रहे थे। उनकी आंखें बिल्कुल बेनूर, जिंदगी की चमक से खाली। यूं महसूस होता वो अपने सामने नहीं बल्कि दूर खलाओं में घूर रहे हों। एक और अजीब बात थी कि उनके चेहरों का रंग ना सुर्ख था ना सफ़ेद, बल्कि मुकम्मल जर्द, जैसे वो यरकान की आखिरी स्टेज पर हों, जैसे उनके जिस्म से खून का आखिरी कतरा तक निचोड़ लिया गया हो। फिर एक और हकीकत ने आँख खोली। मैं तो चूँकि खुद एक रूह थी, इसलिए ऐसे मंजर का मुझ पर क्या असर होना। मगर रोबीना के लिए यह मंजर ऐसा था जैसे किसी बच्चे को खौफनाक भूतों और बलाओं के जंगल में छोड़ दिया गया हो। एक मुर्दे के हाथों पर किसी औरत की लाश थी। रोबीना के दिमाग में एक ख्याल सांप की तरह सरसराया। उसके दिल में जन्म लेने वाले अंदेशों ने उस वक़्त एक खौफनाक हकीकत का रूप धार लिया। वो लाश उसकी अजीज़ तरीन सहेली आतफा की थी, जो चंद घंटे पहले जिंदा थी। अब खून में तरबतर लाश की शक्ल में एक मुर्दे के हाथों पर लटक रही थी। कफन पोच मुर्दा आतफा की लाश दोनों हाथों पर उठाए आगे बढ़ रहा था। वो सीधा रोबीना की तरफ आ रहा था। फिर जब खौफ ने हदें फलांग ली तो रोबीना सह न सकी। उसके हलक से चीख निकली और मुंह पर हाथ रखे कई कदम पीछे हट गई। ये देखकर मुर्दे ने अपना भयानक मुंह खोला। मैंने महसूस किया जैसे वो रोबीना के खौफजदा होने पर मजाक उड़ा रहा हो। आतफा। बेख्तियार दूसरी बार रोबीना के होंठों से चीख के बजाय आतफा का नाम निकला। वो सब कुछ भूल कर गैर इरादी तौर पर मुर्दे की तरफ लपकी। उसके कदम उसका साथ न दे रहे थे। वो लड़खड़ा रही थी। मुर्दे ने ठिठक कर उसे देखा। फिर जैसे घबरा कर उसने आतफा की लाश ज़मीन पर फेंकी और पलटकर भागा। दूसरे मुर्दे ने भी उसका साथ दिया और वो दोनों भाग गए। वो मंदिर की तरफ भाग रहे थे। रोबीना दोजानू होकर आतफा की लाश के करीब बैठ गई। आतफा आतफा उसके होंठों से कुछ और न निकल रहा था। वो बुरी तरह रो रही थी। फिर उसने आतफा का जिंदगी से महरूम चेहरा थाम कर अपनी तरफ देखा, मगर वो तो बहुत दूर जा चुकी थी। जिंदगी की सरहदें पार कर चुकी थी। उसने बेताबाना आतफा को बाहों में लिया। उसके तमाम कपड़े आतफा के खून से लथपथ थे। मैंने तड़प कर भागते हुए मुर्दों को देखा। वो मंदिर में दाखिल होने ही वाले थे कि अगले ही लम्हे मैंने बालचित भर का सांप दामन खोले, जो नवाब सुलेमान कुछ देर पहले मेरी कब्र के पैरों की तरफ पुतले के सर इसलिए छोड़ गया था कि फेरोज को डस ले। सांप को घुमाकर मैंने मुर्दों की तरफ फेंक दिया। किसी तेज रफ्तार तीर की तरह सांप हवा में उड़ता हुआ दोनों मुर्दों को डसता आग के शोले में बदल गया। मुर्दों के हलक से बेख्तियार चीखें निकली और उनके कफन जल उठे। फिर वो मंदिर में न जा सके। एक खुश्क लकड़ी की तरह वो जलने लगे। फिर उनकी चीखें भी बंद हो गईं। मैंने रोबीना की तरफ देखा। उसकी हालत ख़राब थी। अगर उस वक़्त मैं उसकी मदद ना करती तो शायद वो पागल हो जाती। मैंने उसके दिमाग को अपने सहर में जकड़ा। आहिस्ता से उठी। फिर झुककर उसने आतफा की लाश को यूं दोनों हाथों पर उठाया जैसे लाश ना हो, फूलों का ढेर हो। मैंने उसके दिमाग से हर किस्म का बोझ उतारा। वो लाश को हाथों पर उठाए तेज़ी से घर की तरफ चल पड़ी। मैं उसकी रहनुमाई कर रही थी। हम 20 मिनट में घर पहुंच गए। दरवाज़ा खोलकर रोबीना सीढ़ियाँ चढ़ती चली गई। उसने आतफा की लाश को अपने बिस्तर में लिटाया और दरवाज़ा बंद करके आतफा के कमरे में चली आई। बाथरूम में जाकर उसने हाथ मुंह धोया, कपड़े बदले और तब मैंने उसका जहन अपनी गिरफ्त से आज़ाद कर दिया। उसने झटके से इधर उधर देखा और माहौल का जायज़ा लिया। फिर जब सब कुछ याद आया तो हिचकियाँ ले लेकर रोने लगी। मैंने उसे उसके हाल पर छोड़ा और निचली मंजिल पर आ गई, जहाँ डॉक्टर खालिद बड़ी तेज़ी से घर के अंदर दाखिल हो रहा था। उसने कपड़ों पर जमी गर्द को झाड़ा और कमरे में आया। नवाब कामरान बेचैनी से उसका इंतज़ार कर रहे थे। वो दोनों निढाल थे जैसे थकन से चूर हों। डॉक्टर खालिद ने बेताबी से पूछा, आतफा आ गई? नहीं, नवाब कामरान ने मायूसी से कहा। वो जब से कब्रिस्तान से लौटे थे उनको इल्म हुआ कि रोबीना और आतफा घर में मौजूद नहीं। नवाब कामरान चूँकि इलाके से वाकिफ़ नहीं थी और ये भी ज़रूरी था कि उनमें से एक कोई घर पर रहता, इसलिए फ़ैसला ये हुआ कि नवाब कामरान घर पर रहें
और डॉक्टर खालिद आतफ़ा और रुबीना की तलाश में जाएगा। ये एहतियात इसलिए की गई कि अगर उनकी गैर मौजूदगी में रुबीना और आतफ़ा आ जाएं तो घर पर कोई तो मौजूद हो। अब डॉक्टर खालिद 1 घंटा तक घर से बाहर मारा फिरने के बाद लौटा, और जब उसे ये इल्म हुआ कि रुबीना और आतफ़ा अभी तक वापस नहीं आई तो उसकी परेशानी 2 चंद हो गई। उसी वक्त रुबीना कमरे के दरवाजे में आ खड़ी हुई। खालिद ने घबरा कर पूछा, दोनों ही में से कोई नहीं लौटा? नहीं। नवाब कामरान के चेहरे से तासुब छलकने लगा। मुझे खौफ है कि उन्हें कुछ हो ना गया हो। नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? खालिद तड़प उठा। उसी वक्त रुबीना आगे बढ़ी और दोनों आहट पर चौंक उठे। फिर तेज़ी से उसकी तरफ बढ़े। रुबीना की बरसती आंखें और सता हुआ चेहरा उनके लिए बुरी खबर का गमाज़ था। रुबीना बेटा, तुम कहाँ चली गई थी? नवाब ने आगे बढ़कर उसे शानों से थामा। और आतफ़ा कहाँ है? वो अब इस दुनिया में नहीं। पुराने मंदिर के पास। वो अब इस दुनिया में नहीं। वो आखिरी अल्फाज पर बेख्तियार चीख उठी और बाप के सीने से लगकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। नवाब कामरान को हैरत का शदीद झटका लगा। डॉक्टर खालिद तो चीखने लगा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। खालिद, नवाब कामरान ने उसे तासुब से देखा। बेटे, खुद पर काबू पाओ, वो वाकई अब इस दुनिया में नहीं। उनकी आवाज़ रुंध गई। उन्हें रुबीना की बात पर पूरा यकीन था। खालिद ने रुबीना की तरफ देखकर पूछा, उसकी लाश कहाँ है? ऊपर कमरे में, मैं खुद उठा कर लाई हूँ, रुबीना ने हिचकियाँ लेते हुए कहा। ये क्या हो गया मेरे खुदा? खालिद खुद पर काबू न पा सका। वो पागलों और दीवानों की तरह चीख रहा था। नवाब कामरान ने रुबीना को खुद से अलहदा किया और खालिद की तरफ बढ़े। उन्होंने मुश्किल उसे खामोश करवाया। उन्होंने ज़बरदस्ती उसे पानी पिलाया और उसको लेकर साथ उस कमरे की तरफ चल पड़े जहाँ उसकी लाश रखी थी। खालिद बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रोने लगा। ये सब मेरी गफलत और लापरवाही से हुआ है, वो पछतावे भरे लहजे में कहने लगा। मैंने इसकी बीमारी पर तवज्जो नहीं दी। मैं बस्ती वालों की खिदमत करता रहा और ये मेरी खिदमत करती रही। मैं इसकी तरफ से गाफिल हो गया और इसने मुझ पर ख़ुद को निछावर कर दिया। मैं किस कदर जालिम हूँ। मैंने अपनी फूल जैसी शरीके हयात को बीमारी और लापरवाही के कांटों पर फेंक दिया। खालिद, सब्र करो, कुछ फ़ैसले खुदा के अटल होते हैं। नवाब कामरान ने उसका शाना थपथपाते हुए कहा। नहीं, ये मुकद्दर नहीं, ये मेरी लापरवाही थी। मैंने हमेशा इसकी हक तलफी की, इसे कभी पूरा वक्त नहीं दिया। मैंने इसे मार डाला, मैंने इसे कत्ल कर दिया, मैं इसका कातिल हूँ। खालिद दीवानों की तरह चीखने लगा। सब्र करो बेटे, नवाब कामरान ने उसको तसल्ली दी। जो होना था वो हो गया, अब पछताने से क्या फ़ायदा। मैं इस दौर और दर्द से खुद गुजर रहा हूँ तो मुझे एहसास हो रहा है कि जिनके अजीज़ प्यारे मरते हैं उनका दिल कैसे दर्द से फट जाता है। खालिद ने दोनों हाथों में चेहरा छुपाया और बिलक बिलक कर रोने लगा। उसकी हालत पर नवाब कामरान का दिल भर आया। रुबीना तो पहले ही मुसलसल रोए जा रही थी। अब अपनी जान लोगे तो आतफ़ा के असल कातिल फिर दंदनाते फिरेंगे। नवाब कामरान ने उसके बालों में हाथ फेरते हुए कहा। असल कातिल? उसने झटके से सर ऊपर उठाया। हाँ, असली कातिल, जिन तक पहुंचने के लिए तुम्हें मेरा साथ देना होगा। हम दोनों मिलकर ये काम कर सकते हैं। कैसे? आतफ़ा का पोस्टमार्टम करके। खालिद इस बात को सुनकर एकदम झटके से उठ खड़ा हुआ। आतफ़ा का पोस्टमार्टम? हाँ, यही एक सूरत है इस सबब को जानने की जो इतनी सारी मौतों का जिम्मेदार है। नवाब कामरान ने उसे समझाया और वो उनकी बात पर गौर करने लगा। मैं यानी ज़रीना की रूह दूर खड़ी उनकी बातें सुन रही थी और सोच रही थी कि आतफ़ा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट से आखिर कातिल कौन निकलेगा। दोस्तों, ये कहानी जारी है। इस कहानी का अगला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में मुलाहिज़ा कीजिए और हमारे चैनल हैदर वॉइस को सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।